हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पीके सिद्धांत सर स्वागत करता हूँ आप सभी का केमिस्ट्री व सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, गेट 2026 के एग्जाम में काफ़ी कम टाइम बचा हुआ है और आपकी प्रिपरेशन अब इतनी स्पेसिफिक और इतनी यूनिक होनी चाहिए कि आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लो। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका कि गेट में अच्छा स्कोर नहीं हो पाता, इवन कि नेट में हो जाता है। तो नेट में स्कोर करना एक अलग चीज़ थी, वो कंपैरेटिवली ईजी था, लेकिन गेट में स्कोर करना कंपैरेटिवली टफ है। और आपसे कम नॉलेज वाले, कम जूनियर क्लासेस वाले, चूंकि इसमें बीएससी एमएससी सभी तरह के स्टूडेंट्स देते हैं और इवन कि इसमें कोई एज लिमिट नहीं होती, तो इस पेपर को कितने भी एज का जो एस्पिरेंट वो दे सकता है। तो कहीं ना कहीं उस माइंडसेट को आपको समझने की जरूरत है कि क्यों जूनियर स्टूडेंट्स अच्छा कर जाते हैं, जो रनिंग वाले स्टूडेंट्स वो अच्छा कर जाते हैं, और जो कई रिपीटेटिव फॉर्म भर रहे हैं, जिन्होंने कई बार दे रखा है, वो अच्छा नहीं कर पाते। गेट और नेट के फर्क को अगर आप समझ जाएंगे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, तो फिर आपको ये जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कम करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं चाहता हूं कि उस माइंडसेट को बदलना। देखिए, आपने कभी ये सुना है कि यूपीएससी का जो पेपर होता है, कुछ लोग 5-5, 6-6, 7-7 साल तैयारी करके भी क्वालिफाई नहीं कर पाते, और कुछ लोग बिना कोचिंग के क्वालिफाई कर जाते हैं, कोई फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर जाता है। तो चीजें कहाँ है? क्या नॉलेज की बात है? नहीं, नॉलेज तो सबके पास है, लेकिन एक माइंडसेट होता है, उस माइंडसेट को समझने की जरूरत होती है। और ये हमेशा याद रखिए कि लिगेसी क्रिएट करने के लिए माइंडसेट चाहिए होता है। अपने काम में तो हर कोई माहिर है, सबको एक चीजें आती है, लेकिन जहां माइंडसेट की बात होती है वो चीजें डिफरेंस डालती है। तो बच्चों, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि आपकी सीएसआईआर नेट और गेट के बीच में डिफरेंसेस क्या है। इसको समझेंगे तभी, चूंकि पिछले महीने आपने जेआरएफ का पेपर दिया है, आप उसी माइंडसेट से आगे बढ़ेंगे तो फिर ऑब्वियसली गेट क्वालिफाई कर जाएंगे। लेकिन जो सपना रखते हो आप 1 to 50 का रैंक, वो सपना फिर आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। देखिए, सबसे पहले आपके पास जो सीएसआईआर है और आपके पास जो गेट है, इन दोनों के क्वेश्चंस में फर्क होता है। आप दोनों के माइंडसेट को समझिए। सीएसआईआर को आपको देना है मोटी फेलोशिप, ऑलमोस्ट 20 लाख प्लस के आसपास फेलोशिप देनी है। गेट को कोई फेलोशिप एज यूजुअल देनी नहीं है, यूनिवर्सिटी फेलोशिप मिलती है, गेट को अपनी कोई फेलोशिप देनी नहीं होती है, जिसकी वजह से सीएसआईआर को चाहिए पेशेंस वाले लोग। ठीक है, बिल्कुल, जो एम्पैथेटिक होकर सोचें, रिलैक्स रहें, हड़बड़ाएं नहीं, जो इतना क्रिटिकली ना सोचें एकदम, लेकिन पैसेंस हो, भले क्रिटिकल थिंकिंग कम हो लेकिन उनके पास पैसेंस हो। तो वो क्या करते हैं, उनको चाहिए आपसे रिसर्च, उन्हें आपसे रिसर्च करवानी है, आपको देनी है मोटी फेलोशिप। वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप एक ही केमिकल पे, एक ही कंपाउंड पे 5 साल काम कर सको, आपके अंदर इतना पैसेंस होना चाहिए। आप सोचो, किसी पीएचडी वाले पर्सन से पूछो कि एक एक रिएक्शन कभी कभी 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 2-2 दिन तक चलता रहता है, और वो उतना टाइम उन्हें पेशेंस रखना पड़ता है। तो उन्हें चाहिए होते पेशेंस वाले लोग। इसलिए वो क्या करते हैं, वो चेक करते हैं आपकी नॉलेज, वो आपकी नॉलेज चेक करते हैं कि आपके पास नॉलेज का लेवल क्या है। तो वो आपको क्या करेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी 3-4 टॉपिक को मिलाकर एक टॉपिक बनाएंगे। ठीक है, सब सारे टॉपिक को मर्ज करके उससे नए नए क्वेश्चंस बनाएंगे, और वो देखते हैं कि हाँ भाई, हमें हायर नॉलेज वाला लड़का चाहिए। वो क्या करते हैं, वो आपको छांटने के लिए क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि उनको पता है आने वाले तो घुस ही जाएंगे। ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस के लेवल बहुत अच्छे होते हैं। बात करते हैं गेट की। गेट को आपको ना तो फेलोशिप देनी है, ठीक है, और ना तो गेट को आपसे रिसर्च करवाने में कोई इंटरेस्ट है। उनको देना है आपको जॉब, और वो भी ऐसे जॉब जो बिल्कुल यंग ब्लड लड़के होते हैं, 24 साल 25 साल के, ऐसे लोगों को जॉब देनी होती है। तो वो क्या करते हैं, वो ऐसे क्वेश्चन सेट नहीं करते सीएसआईआर टाइप के, वो क्रिटिकली थिंकिंग वाले क्वेश्चन सेट करते हैं। उनका ये माइंड सेट होता है कि हमें ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो एकदम हाईली क्रिटिकल थिंकिंग, बिल्कुल विद इन सेकेंड डिसीजन लेने वाले लड़के हों। ऐसे लोग हों जो बिल्कुल सोच सकें आड़ा तिरछा, बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह वो अपना माइंडसेट रख सकें। तो वो आप, और साथ में उनको बीएससी एमएससी सभी स्टूडेंट्स को एग्जाम दिलवानी है, बीएससी को भी दिलवानी है, एमएससी को भी दिलवानी है। तो वो क्वेश्चन का लेवल रखते हैं लो, वो क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं बनाते, लेकिन वो बनाते हैं क्रिटिकल।
वो क्रिटिकल थिंकिंग यूज करते हैं, मतलब टिपिकल केमिस्ट्री। वो चाहते हैं कि स्टूडेंट्स के पास जो नॉलेज हो, उस नॉलेज से उन्हें नहीं चाहिए आपका रिसर्च, उन्हें आपको पीएसयू जॉब करवानी है, ओएनजीसी एनटीपीसी इनके जॉब करवाने हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आपको पूरी केमिस्ट्री की भयानक वाली नॉलेज हो, लेकिन वो चाहते हैं कि आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग वाली नॉलेज हो। अगर आपको बेसिक और बेसिक, क्रिटिकल बेसिक, बेसिक वाले वो नहीं बेसिक की जो आईटी जेई को पढ़ा रहे थे वो उठा के लेके आ गए, नहीं वो वाली बेसिक नहीं। बेसिक का मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी की बेसिक, वो आपसे ओएमसी के बेसिक, कोऑर्डिनेशन के बेसिक, इन टॉपिक के बेसिक्स चाहते हैं। लेकिन बेसिक को भी वो कॉम्प्लिकेट करेंगे। वो तो सिलेबस उठाएंगे इजी, लेकिन क्वेश्चन बनाएंगे डिफिकल्ट। मतलब वो ऐसा सिलेबस उठाएंगे जो ग्रेजुएशन का बच्चा भी पढ़ रहा हो, ठीक है। आईटी जेई के एडवांस के टॉपिक भी वो उठाएंगे, सीएसआईआर से भी चीजों को टच करेंगे, लेकिन वो हायर लेवल नहीं क्वेश्चन बनाएंगे। उनके क्वेश्चन क्रिटिकल थिंकिंग वाले होंगे। आप खुद सोचो, उन्हें नहीं चाहिए कि ऐसा कोई रिसर्च करे स्टूडेंट जिसमें 8 घंटे 2 घंटे 2 दिन 3 दिन लग जाए। उन्हें चाहिए भाई क्विक डिसीजन लेने वाले लोग मिले, तो उसके लिए चाहिए वो क्रिटिकल थिंकिंग, इसलिए वो ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं। अब क्या है, सीएसआईआर के क्वेश्चन की खासियत होती है प्यारे बच्चों, कि जैसे आप सीएसआईआर का पेपर दे रहे हो, ठीक है, आपने सीएसआईआर का 10 क्वेश्चन किया, 10 क्वेश्चन तुक्का किया, चलो आपने 10 क्वेश्चन तुक्का लगाया, मान लो जो आता है, जो चीजें बिल्कुल आती है सीधी सीधी, वो तो यहां भी आएंगी वहां भी आएंगी। लेकिन मान लो सीएसआईआर को क्या है कि सीएसआईआर में चूंकि आपके पास डीप नॉलेज है, आपने क्या किया कि 10 क्वेश्चन आपने तुक्का लगाने वाला काम किया, कि मान लो 10 क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि सर मैंने 80-90% श्योर हूं सर, सर यही हो सकता है सर, मुझे लग रहा है कि 90% श्योर यही होगा। तो यकीन मानिए सीएसआईआर अगर आप इतने श्योर होते हैं तो सीएसआईआर इस चीज की रिस्पेक्ट करता है, और 10 में से कम जो है 6 क्वेश्चन तो आपके वो सही कर ही देगा। अब अगर 6 क्वेश्चन सही होते हैं, मान लो 4 मार्क्स, मान लो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो 6 दूनी 12, आपके 12 मार्क्स आए, और 4 क्वेश्चन हुए आपके रॉन्ग, 4 क्वेश्चन क्या हो गए आपके रॉन्ग हो गए, 6 क्वेश्चन प्लस सही और 4 क्वेश्चन रॉन्ग हुए, तो 4 क्वेश्चन से आपको मार्क्स कितने कटे, तो 2 मार्क्स कटे। यानी ओवरऑल कितने मार्क्स आ गए, यानी कि आपको तुक्का लगा के भी आपको 10 मार्क्स आपने अचीव किया। मैं आपको नहीं कहता तुक्का लगाने के लिए, मैं बस समझाना चाहता हूं कि गेट और नेट के माइंडसेट में कितना बड़ा फर्क है। लेकिन अगर बात करते हैं गेट की, गेट के 10 क्वेश्चन में अगर आप तुक्का लगाइए, यकीन मानिए 7 गलत होगा, पक्का 7 गलत होगा, नहीं होगा सही। क्योंकि गेट इस तरह से क्वेश्चन ही क्रिएट करता है कि आप कंफ्यूज हो, अरे लतरी सर यही तो सर यही होगा सर, हमें ऐसा लग रहा है कि यही होगा, लेकिन असल में वो नहीं होगा, ठीक है। वो हमेशा क्या करते हैं कि लोगों को कंफ्यूज करते हैं, उनको 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 क्या है, उनको तो आप तभी तो सोचो ना, 100 में से 25 नंबर लाने, 25-26 नंबर का कट ऑफ जाता है कैटेगरी पे, ठीक है। 30 मार्क्स में किसी भी कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाना होता है, ओनली 30 मार्क्स में आप सोचो गेट क्वालिफाई कर जाते हैं लोग। तो और 10-15 नंबर आपको पता है ये 25-30 के बैरियर पे इतनी बड़ी संख्या में लोग होते हैं, इतने लोग होते हैं कि उसका हिसाब नहीं लगा सकते आप, क्योंकि सारे लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं, तुक्का मारते हैं और सारे नीचे आ जाते हैं। तो प्लीज आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि तुक्का गेट में मत मारना। हाँ बिल्कुल लग रहा है श्योर कि सर ये मैंने देखा था, वो तो ऑब्वियसली 100% नॉलेज वाली बात हो गई। अदरवाइज अगर आप गेट में तुक्का मारोगे, मान लो अपने 10 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन सही हुए, मतलब गलत हुए, और 3 क्वेश्चन मान लो हार्डली आपके सही हो गए गेट में, मार्किंग कितनी है, निगेटिव मार्किंग है 3 नंबर की, तो मान लो 3 क्वेश्चन पे आपको कितने मार्क्स मिले, 6 मार्क्स मिले प्लस। लेकिन 7 क्वेश्चन के लिए आपको 2/3, यानी कि ये कितने हो गए भाई, ये आपके हो गए लगभग 3, ये आपको लगभग 5 मार्क्स के आसपास, मान लो कि 5 मार्क्स आपके निगेटिव चले गए। अब 7, मैंने बोला कि 3 मैक्सिमम सही होगा, 3 मैक्सिमम सही होंगे, तो उस चक्कर में आपको हार्डली 1 मार्क्स का फायदा हो रहा है। और अगर आपकी किस्मत खराब रही तो ये निगेटिव ही चला जाएगा, ये अल्टीमेटली 0 हो जाएगा, और जो आपने एफर्ट लगाया, जो आपने फालतू में टाइम वेस्ट किया, वो आपका टाइम किल करेगा, और जिन क्वेश्चन को आप जानते थे वो क्वेश्चन भी आपके सही नहीं होंगे। तो आपको गेट में तुक्का नहीं लगाना है, वो 0 ही बनाएगा या तो निगेटिव लेके जाएगा। गेट में आपको तुक्का कोई मार्क्स आपको नहीं देने वाला है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप सोचिए ना कि क्वेश्चन ये सेट कैसे करते हैं, उनके माइंड सेट से सोचिए, ठीक है। चलिए, पहली बात तो ये थी। दूसरा बात क्या करना है बच्चों आपको, जब आप गेट का एग्जाम देने जा रहे हो,
तो आपको हमेशा याद रखना है कि आपका जो कंपटीशन है वो बीएससी, एमएससी, ठीक है, इवन कि कुछ लोग पीएचडी करते हुए भी एग्जाम देते हैं, लेकिन आपको ये सोचो कि आपको बीएससी और एमएससी से आपको मेन कंपटीशन मिलनी है। तो बीएससी से एमएससी से कंपटीशन मिलने का मतलब ये है कि आपके क्वेश्चन का जो लेवल होगा, और उनमें से कुछ बच्चे जो बीएससी में जैम दे रखा है वो फिर आप पे भारी पड़ जाएंगे। जिन्होंने जैम का पेपर दे रखा है फिर वो आप पे भारी पड़ जाएंगे। तो जैम वाले बच्चे भारी ना पड़े, इसके लिए आपको एक बार जैम के सिलेबस को थ्रू आउट देखना होगा। डोंट वरी, रिलैक्स रहिए, जैम का सिलेबस बहुत ईजी है। अगर आपने सीएसआर का पेपर दिया है तो जैम आपके लिए बिल्कुल चुटकियों वाली चीज है, जैम बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। लेकिन आपको सोचना होगा कि पहले एक बार जैम के लेवल को थ्रू आउट देखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपको जैम अगर गेट का पेपर है, आपको जैम का एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने में, आपको ये नहीं कहता बना के मत देखिए, एक बार थ्रू आउट देखिए, बस टॉपिक देखिए, एक बार देखिए क्या पूछा है, कैसे पूछा, वो सब आपको चीजें आती है, टेंशन नहीं आती तो फिर तो आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। तो वो चीजें आपको आती है, लेकिन जैम को एक नजर देख लीजिए, यकीन मानिए ये आपको लगभग 10 मार्क्स का फायदा देगा। जैम के पेपर को एक बार 2-3 दिन का टाइम निकालिए और एक बार जैम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ये हैं, चाहे उसके जो टॉपिक हैं, एक बार उसको देख लीजिए। देख लीजिए, मैं आईटी वाईटी को देखने नहीं बोलता, वो उसका लेवल नहीं है यहाँ का, ठीक है, वो जूनियर छोड़ दीजिए उसको, बच्चों के लिए, वो बीटेक के लिए छोड़ दीजिए। आप एकेडमिक्स में हैं, आप बीटेक से आपकी कोई भिड़ंत नहीं है। तो आपको सबसे पहले जैम को तो एक बार अच्छे से देख लेना है, ठीक है। और गेट या नेट में क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, टीफर से तो होते हैं। टीफर के तो क्वेश्चन रिपीट होंगे, गेट में टीफर का क्वेश्चन रिपीट होगा। जो देखिए टीफर में बहुत कम सीटें होती है, तो टीफर के लेवल पे जो चीजें सिखाई, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका एब्स्ट्रैक्ट वो यहां पूछते हैं। तो टीफर के एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए, ठीक है। टीफर से जो क्वेश्चंस होते हैं उनके क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट सीधे सीधे वो लोग गेट में यूज करते हैं। नेट के क्वेश्चन को मतलब उसको भी यूज करते हैं। तो आपके लिए आप याद करो, जब भी आप 10th में भी थे तब भी आपको लोग बोलते भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लो, पीवाईक्यू पीवाईक्यू आप सुनते आए हैं। तो उनको थोड़ा सा कवर कीजिए, टीफर को भी, गेट को तो खैर आप करेंगे ही, और एक बार जैम को थ्रू आउट देख लीजिए। क्योंकि ये मैं ऐसी सिचुएशन बता रहा हूं कि आपके पास टाइम नहीं है। मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूं कि आपने सिलेबस पढ़ रखा होगा, अब आपके पास सिलेबस पढ़ने के लिए जैसा कुछ है नहीं। चलिए, तो आप पहले जैम को देखिए, जैम वाले आपको 10 मार्क्स यहां से देंगे। टीफर को एक बार देख लीजिए गौर से, टीफर भी आपको 10 मार्क्स के लायक आपकी हेल्प कर देगा। और फिर आप अपना नॉलेज उसमें मिक्स कीजिए, ठीक है, आपने नॉलेज को मिक्स कीजिए, लगभग 30 से 40 मार्क्स के लिए आपने नॉलेज को मिक्स कीजिए। तो यकीन मानिए ये सारे मार्क्स आपको मिलके लगभग 50 से 60 के आसपास आपको बन जाएंगे। और इतने मार्क्स मोर देन इनफ है आपको इंटरव्यू के कॉल के लिए, पीएसयू के कॉल के लिए, ठीक है, ये आपको इनफ मार्क्स हो गए। अच्छा ठीक है, ये बात भी हो गई। अब आपने बोला कि सर 10 नंबर तो हमने जैम वाले से उठा लिया, 10 नंबर जो हमने टीफर वाले से उठा लिया, 30-40 नंबर आप बोल रहे हो कि अपने नॉलेज से उठा लो। सर एप्टीट्यूड का क्या करना है? एप्टीट्यूड का कुछ नहीं करना है। एप्टीट्यूड को पढ़ के आप स्कोर नहीं कर सकते। एप्टीट्यूड ये देखता ही नहीं कि आपने एप्टीट्यूड कितना पढ़ा है। एप्टीट्यूड बेसिकली आपके क्रिटिकल थिंकिंग को चेक करने का एक नया तरीका है। वो देखना चाहता है कि आप कितना क्विक सोच सकते हो। यकीन मानो, अगर आप एप्टीट्यूड पोर्शन को पढ़ने चले जाओगे तो आपका टाइम ही किल होगा, आपको सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इतना ब्रॉड है एप्टीट्यूड का पोर्शन। आप पढ़ते रह जाओगे, पढ़ोगे दाएं आएगा बाएं से, पढ़ोगे पूरब आ जाएगा पश्चिम से, नहीं कर सकते। वो एट ए टाइम जो क्वेश्चंस होते हैं 15 मार्क्स के, उनमें जो भी आपको चीजें दिखेंगी वो चीजें क्लियरली विजिबल हो जाएंगी। हाँ, आपको दिख जाएगी, हाँ भैया ये क्वेश्चन हमसे बन रहा है, सो आप बना लोगे। आप उसके लिए प्री प्रिपेयर्ड करके नहीं जाना है आपको, वो भी अब के टाइम में। अब चूंकि टाइम नहीं है, 1 महीने के टाइम के अंदर अब आपको उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं करना है खुद को। एप्टीट्यूड के लिए, एप्टीट्यूड को जाने दीजिए। एप्टीट्यूड आप एग्जाम के टाइम में उसी टाइम में देखेंगे तो आपको जो समझ में आएगा वो बनेंगे, नहीं बनना होगा नहीं बनेंगे, उसको लेके रिजिड नहीं होना है। हमारे पास केमिस्ट्री में 85 मार्क्स है, हमें यहां से स्कोर करना है। अगर हम यहां से इस जो एप्टीट्यूड है, यहां से अगर हम 5 से 7 मार्क्स भी जुटा लें तो काफी है। आप यकीन मानो, आप बिना पढ़े भी 5 नंबर तो यहां से उठा ही लोगे, और बहुत पढ़ के भी यहां से 7 से 8 नंबर उठा सकते हो, 3 नंबर का डिफरेंस। लेकिन जितनी मेहनत इस 3 नंबर के लिए आपको करनी होगी ना, इतने नंबर में आपको यहाँ कम से कम
15 से 20 नंबर का गैप क्रिएट कर दोगे आप। और मार्क्स तो मार्क्स है ओवरऑल, वो आपसे थोड़ी देखता है कि भाई आपने एप्टीट्यूड में मार्क्स किए केमिस्ट्री में, उसको तो आपके मार्क्स से मतलब है। तो आपको 85 पे ध्यान देना, ये तो जो होना होगा वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो अब मेरी बात को यहां भी समझिए, एप्टीट्यूड का क्या करना है वो भी समझ गए। अच्छा ठीक है, अब आपको फाइनल प्रिपरेशन करनी कैसे है। देखिए, अब आपकी फाइनल प्रिपरेशन में आपको हेल्प करेगा आपका शॉर्ट नोट्स। ठीक है, आपको हेल्प करेगा बच्चों आपका शॉर्ट नोट्स। देखिए, ये जो आपके शॉर्ट नोट्स हैं, मैं हमेशा से कहता हूं शॉर्ट नोट्स के 3 लेवल होते हैं। सबसे पहला फर्स्ट लेवल, दूसरा होता है सेकेंड लेवल, और तीसरा होता है थर्ड लेवल। फर्स्ट लेवल का नोट्स का मतलब होता है कि ऐसे नोट्स जिसको कि आप आपके जो मेन सिलेबस है, जो आपकी मेन कॉपी है, उस कॉपी का लगभग 20% कवर करता है फर्स्ट शॉर्ट नोट्स। जैसे आपने किसी कोई टॉपिक पढ़ा, उसी टाइम उसके शॉर्ट नोट्स बना ली, दैट्स कॉल्ड फर्स्ट शॉर्ट नोट्स। उसके बाद एक डेढ़ महीने के अंदर फिर एक सेकेंड थर्ड रिवीजन के टाइम में फिर आपने एक नोट्स बनाया, उसमें आपने पहले से लगभग 10 से 12% कवर किया कॉपी का। और जब थर्ड शॉर्ट नोट्स बनाने की बारी आएगी, तो ये थर्ड शॉर्ट नोट्स ऐसा होगा जो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4% कवर करेगा आपकी कॉपी का, वो भी बहुत हो गया। ठीक है, 2%, वो आपकी कॉपी का 2% कवर करेगा, और ये की बनेगा आपकी सक्सेस का। आप बोलोगे सर हम इसको पहले ही बना लेंगे, नहीं, फिर तो किसी काम का नहीं होगा। आप क्लास करके आए और आपने ये वाला शॉर्ट नोट बना लिया 2% वाला, यकीन मानो अगर आप क्लास के स्टार्टिंग में ही बिल्कुल खतरनाक वाला शॉर्ट नोट बनाओगे, किसी काम का नहीं होगा वो आपको टोटल आपके लिए यूजलेस हो जाएगा। आपको ये करना होगा कि आपको इनिशियल आपको उसको शॉर्ट नोट्स भी 2-3 बार बनाना है। अरे क्या दिक्कत है, मान लो आपने एक कॉपी बनाई है, उस कॉपी का शॉर्ट नोट बनाया, मान लो आपने पहला शॉर्ट नोट, मान लो आपके पास एक कोई नोट्स है, मतलब कोई टॉपिक है, 300 पेज का नोट्स है, मान लो थर्मोडायनेमिक्स का 300 पेज है। तो 300 पेज में लगभग हमने क्या किया कि 25 से 30 पेज हमने शॉर्ट नोट्स पहली बार में बनाया, पढ़ते गए बनाते गए, 25 से 30 जो है पेज के हमारे पहली बार में नोट्स बने। ओके, दूसरी बार क्या हुआ कि इसके बाद फिर हमने जब अगली बार पढ़ा इसको, तो ये नोट्स हमारा सिमट के आ गया 15 पेज पे, 15 से 14 मतलब 12-15 पेज पे आ गया। और अगली बार जब हम इसको बनाएंगे तो ये हमारा 5 पेज में पूरा थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाएगा, और यही 5 पेज आपके सक्सेस की स्टोरी लिखेगा। वो 25-30 पेज नहीं लिख पाएगा, और आपका मेन नोट तो खैर हो किसी काम का ही नहीं होगा एग्जाम के टाइम में। वो एग्जाम से पहले जब आप प्रिपेयर करते हैं उस टाइम में वो चीज वो काम की होते हैं, बाकी एग्जाम के टाइम में ये 5 पेज जो होंगे ना, हर एक टॉपिक से आपकी इतनी मोटी गद्दी बन जाएगी, वही आपको काम आनी है। तो अब बारी है आपको ये थर्ड शॉर्ट नोट्स बनाने की। आप इस गलत फहमी में मत रहिए कि आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको पढ़ के आपका रिजल्ट हो जाना, नहीं होगा, नहीं होगा। याद रखिए कि जो शॉर्ट नोट्स आपने आज से 6 महीने 4 महीने 3 महीने पहले बनाए हैं, उनको पढ़ के आपका रिजल्ट नहीं होगा। आपको बनाने होंगे फ्रेश शॉर्ट नोट्स, लेकिन यकीन मानिए उसमें टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। कॉपी पढ़ते जाइए, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, 1 से 2% कंटेंट आपको अपनी कॉपी से उठाना है, मेन फॉर्मूला उठाने हैं और फ्रेश शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो ये जो की पॉइंट है बच्चों, यही है की पॉइंट आपके सक्सेस का, यही दिलाएगा आपको सक्सेस। ये जो 1-2% वाले शॉर्ट नोट्स होते हैं ना, यही आपको सक्सेस ला के देंगे। तो आपको इन शॉर्ट नोट्स पे बनाने पे ध्यान देना है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं टॉपिक की। देखिए बच्चों, 2 चीजें होती है, एक तो होता है कि क्वालिफाई करना, 3 चीजें होती है, एक होता है क्वालिफाई करना, एक होता है कि भाई मतलब ठीक ठाक सिक्योर कर लेना, पीएसयू के लेवल तक नहीं पहुंचना लेकिन कहीं पीएचडी वगैरह अच्छी जगह मिल जाए, एमटेक मिल जाए, उसके लायक होना, और एक होता है कि भाई हमें पीएसयू चाहिए, टॉप 50 रैंक हमें चाहिए। तो 3 चीजें हैं। देखिए, आपको सबसे पहले टॉपिक पे जाना होगा। हमारे पास एक है ऑर्गेनिक, एक है इनऑर्गेनिक, एक है फिजिकल, और एक और टॉपिक है। ठीक है बच्चों, जैसे आपके पास ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक को पढ़ना है, आपको मेरे तरीके से चलना होगा। जो मैंने बताया है 5 सेकंड टेक्निक, मैं नहीं कहता, मैंने पूरा कोर्स जब पढ़ाया तो उसी हिसाब से पढ़ाया। बाकी आप मेरे क्राउन सीरीज जाकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ऑर्गेनिक के बड़े से बड़े क्वेश्चन को 5 to 10 सेकेंड्स में ब्रेक किया जाता है। 10 सेकेंड,
5 से 10 सेकंड का टाइम चाहिए होता है ऑर्गेनिक इक्वेशन को ब्रेक करने के लिए। ये आप सीखोगे मेरे क्राउन सीरीज में, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर देखिए उसको और आपको समझ आएगी ये बात है किस तरह से बड़े से बड़े ऑर्गेनिक इक्वेशन को, जिसको देख के लोगों को 5 मिनट 7 मिनट लग जाते हैं, वो आप 5 से 10 सेकंड में क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो आपको ऑर्गेनिक में उसके लिए जरूरी है कि आपको समझ में आनी चाहिए डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब मैं ये नहीं कहता कि अब इस टाइम में जाकर आप डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ो, मैंने पूरे एप्लीकेशन पे को बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है। मेरे पहले से आप स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको पूरा स्ट्रक्चर ही मैंने जो है वो एटॉमिक मॉडल के ऊपर दिखाया है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आपको डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग है, डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री अलग है। डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री का मतलब होता है कि क्वेश्चंस में वो दिखने लगे कि हाँ भाई किस तरह रोटेट कर रहे हैं, किस तरह मूव कर रहे हैं, वो चीजें आपको वहां पर क्लियरली विजिबल हो जाएंगी। उसके अलावा आपके पास सबसे मेन टॉपिक है आपको रिएजेंट एंड नेम रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं रिएजेंट नेम रिएक्शन को थोड़ा साइड कर दूं, सबसे आगे मैं रखूंगा रिएजेंट को। तो ऑर्गेनिक से ये दो टॉपिक, डायनेमिक स्टीरियोकेमिस्ट्री, रिएजेंट। इनऑर्गेनिक में आपके पास है ओएमसी एंड कोऑर्डिनेशन। बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने पढ़ा रखा है एप्लीकेशन पे, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पे सर्च कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां भी देख सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने बहुत ओएमसी कोऑर्डिनेशन ये सब बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा रखा है। मैं तो 10 डेज का 100% रिफंड भी करता हूँ पेमेंट, ताकि बच्चों और मेरे बीच में एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ताकि किसी को ये ना लगे कि हाँ अगर सिद्धांत सर को हम ज्वाइन कर रहे हैं, कल चल के कोई प्रॉब्लम हुई, अच्छा नहीं लगा तो क्या करूंगा, पैसे फंस जाएंगे। नहीं, 10 दिन तक पढ़िए आराम से, 10 दिन तक पढ़िए और आपको अच्छा नहीं लग रहा अपना 100% रिफंड ले लीजिए। ठीक है, मैंने ये व्यवस्था कर रखी है, मैंने कि इसको स्टैम्प पेपर पे मैंने दिल्ली में एनसीआर रीजन में इस चीज को स्टैम्प पेपर पे प्रोवाइड कर रखा है। ठीक है, आप एडमिशन लेंगे तो आपको स्टैम्प पेपर भी मिल जाएगा। तो आइए, इनऑर्गेनिक में आपके पास ओएमसी कोऑर्डिनेशन और फिजिकल में आपके पास थर्मो और प्लस क्वांटम। इतने टॉपिक इनफ है आपको क्वालिफाई करवाने के लिए। 25-26 मार्क्स 30 मार्क्स तो ये दिलवा देंगे इतने टॉपिक मिलके। ठीक है, इतने टॉपिक मिलके आपको 25-30 मार्क्स दिलवा देंगे। और आप, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि दिलवा ही देंगे, मतलब हो सकता है कि क्वालिफाई कर जाओ, हो सकता है क्वालिफाई ना करो। 6 टॉपिक क्या कर सकते हैं, इनके साथ पढ़ लीजिए स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये आपको गारंटी देंगे कि आपको 35 मार्क्स तक दिलवाने की ये गारंटी इन टॉपिक से है। ये इतने सारे टॉपिक आप पढ़ लो, यहां से आपको 35 मार्क्स की गारंटी मिलती है कि 35 मार्क्स आपके ऑलमोस्ट आ जाएंगे। लेकिन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़नी होगी। 35 मार्क्स एंट्री लेवल होता है। ठीक है, ये आपको 35 मार्क्स एंट्री लेवल का होता है। अब आगे बढ़िए, आप इसमें पढ़िए पेरिसाइक्लिक। ठीक है, और प्लस फोटोकेमिस्ट्री। ओके, इनऑर्गेनिक में ओएमसी कोऑर्डिनेशन है, आप बॉन्डिंग पढ़िए। उसके बाद पढ़िए आप बायो इनऑर्गेनिक। क्या बायो इनऑर्गेनिक तो मैं पहले भी लिखना चाहता, भूल गया। बायो इनऑर्गेनिक, ठीक है, ये पढ़ लीजिए बॉन्डिंग और बायो इनऑर्गेनिक। और फिजिकल में आप इधर आ जाइए, स्टैट्स है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास काइनेटिक्स है, सॉलिड है, इलेक्ट्रो है, ग्रुप थ्योरी है। ठीक है, और आपके पास स्पेक्ट्रो तो आपकी है ही। ये श्योरिटी देंगे आपको लगभग 45 मार्क्स की, 45 to 50 मार्क्स की, ये आपको श्योरिटी दे देंगे। ये जो टॉपिक्स है ना, ये इतने मार्क्स की श्योरिटी देते हैं आपको। और अब इनमें बाकी के बचे हुए टॉपिक ऐड कीजिए, जैसे कि इसमें बायोमोलिक्यूल आपका हो गया, और प्लस आपको फोटोकेमिस्ट्री हो गई। फोटोकेमिस्ट्री मैंने लिख दिया। बायोमोलिक्यूल मतलब बायो ऑर्गेनिक होता है बच्चों, बायो ऑर्गेनिक पॉलीमर। बेसिकली आपको मैं बताऊं, ये जो रिएजेंट है ना, ये रिएजेंट की गारंटी है कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आ जाने की। मैंने रिएजेंट्स को इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है, आपको मेरे कोर्सेज देखना चाहिए, वॉच करना चाहिए। मैंने रिएजेंट को इतने तरीके से पढ़ाया है कि रिएजेंट्स पढ़ के ही ऑलमोस्ट सारी ऑर्गेनिक खत्म हो जाए। क्योंकि बच्चों अच्छा सोच के देखो, चलो पेरिसाइक्लिक में तो रिएजेंट नहीं होते, लेकिन फोटोकेमिस्ट्री, बायो ऑर्गेनिक,
सुप्रामोलिकुलर, हेट्रोमोलिकुलर है, जो भी है, उन सब में क्या है, रिएजेंट ही तो हैं। बाकी छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, लेकिन ले देगे तो सारे रिएजेंट्स हैं। तो इनको कमांड कर लो। बायो जो इनऑर्गेनिक पोर्शन है बच्चों, उसमें एक टॉपिक मैंने अभी तक छोड़ रखा है, वो है आपको मेन ग्रुप एलिमेंट, एफ ब्लॉक। ये जो टॉपिक है बच्चों, ये टॉपिक इसके साथ और बाकी के जो थर्मो में है, इतने भी थर्मो में अगर आपने कर रखे हैं, मतलब फिजिकल में कर रखे थे, यकीन मानिए ये आपको लगभग 60 से 65-70 मार्क्स तक ये आपको दे देंगे। और इतना मार्क्स काफी है आपके टॉप 10 टॉप 20 में आने के लिए। ठीक है, ये इतने मार्क्स काफी हैं आपको टॉप 10 टॉप 20 में आने के लिए। मेन ग्रुप एलिमेंट को लेके मेरी एक आपसे गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट। मेन ग्रुप एलिमेंट के जो वो पोर्शन होते हैं जिसमें कि ऑर्डर वाले क्वेश्चन होते हैं, उसके पीछे मत पड़िएगा, क्योंकि गेट अपना सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो क्वेश्चंस होता है वही जाके बनाता है मेन ग्रुप एलिमेंट के, जो उसके ऑर्डर वाले क्वेश्चन। मैं आपको ये नहीं कहता, मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि मेन ग्रुप एलिमेंट के जो ऑर्डर वाले क्वेश्चन थे वो सबसे ज्यादा जो होते हैं क्रिटिकल होते हैं, वहां सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको मेन ग्रुप एलिमेंट पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप उन टॉपिक उनको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, एसिड बेस वाले क्वेश्चंस होते हैं, अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो प्लीज ये मत सोचिएगा कि हमने 11 12 में पढ़ रखा है उसके बिहाफ पे हम लगा देंगे। वो यकीनन मानिए कि वो आपसे गलती करवाने के लिए वैसे क्वेश्चंस को डिजाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, ये वो टर्म्स है जिसके थ्रू आप टॉप रैंक तक, आपको क्वालिफिकेशन से लेके टॉप रैंक तक जाने की कैपेबिलिटी यहां पे मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स, यही सारी चीजें थी जो मैंने बताया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्लीज मेरा जो कोर्स है केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन पे, इस जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको मेरी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। बहुत ही कम प्राइस है मेरे कोर्सेज की। ठीक है, इसके अलावा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ मैं बच्चों के डाउट सॉल्व करता हूँ। मेरे किसी भी कोर्स की सबसे बड़ी खासियत है कि मैं 24/7 उनको डाउट सॉल्यूशन देता हूँ। केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन चेक कीजिए, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत एप्लीकेशन, हमारा केमिस्ट्री बाय सिद्धांत वेबसाइट है, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत फेसबुक पेज है, केमिस्ट्री बाय सिद्धांत सर इंस्टाग्राम पेज है। मेरा मोबाइल नंबर ये है 9471280280। इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके आपको किसी भी तरह की क्वेरी हो केमिस्ट्री को लेके तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको किसी भी तरह की आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा ही मैं रेडी हूं और बहुत मुझे खुशी होगी। बच्चों, मेरे कोर्सेज की जो फी है वो ऐसे ही बहुत कम है, उसके साथ मैं आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल देता हूँ, कंप्लीट टेस्ट सीरीज में आपको दे रहा हूँ, और 24/7 आपको डाउट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी है। ये सब कुछ मैं इतने कम फीस में इसलिए प्रोवाइड कर पाता हूँ बच्चों की कि मेरा कभी भी ये टारगेट नहीं रहता है पैसे अर्न करना। मेरा हमेशा से टारगेट होता है कि बच्चों की हेल्प हो सके, क्योंकि 11 12 के बच्चों की बात, IITJ के बच्चों की बात अलग होती है, उनको गार्जियन फुल सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस एज में इस लेवल में बच्चों को गार्जियन इतना सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो बच्चों को फाइनेंशियल इश्यूज ना हो इसलिए मैंने फीस बहुत कम रखी है। तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ, और मैंने केमिस्ट्री को इतने बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है। आप यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स देखिए, जितने भी लेक्चर्स पढ़े, कोई भी लेक्चर आप देखिए, एक भी लेक्चर देख लीजिए, आपको उस लेक्चर पे ज़िंदगी भर के लिए कमांड हो जाएगा और ज़िंदगी भर के लिए आपको उस टॉपिक पे कॉन्फिडेंस आ जाना है। तो प्यारे डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि मेरे सारी बातें आपको अच्छी लगी, आपको सारी बातें समझ में आई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।